सर इस पे कोई कानून साजी होनी चाहिए, इस पे क्या लीगल एक्शन कोई सहाफी या एक आम शहरी की हैसियत से कोई ले सकता है? कोर्ट में थोड़ा सा रहनुमाई करें, कोरंगी के लोग भी परेशान हैं ये सारे तमाशे देख देख के। जैसे अभी आप अकेले खड़े हुए हैं, हम तीन आपके साथ बैठे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी आप स्टार्टअप लिया है, पूरा कुरंगी आपके साथ खड़ा हुआ होगा अगर आप हक हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है। और कुरंगी की आवाज बनेंगे आप, पूरा कुरंगी आपके पीछे, ये सारे भाग जाएंगे क्योंकि इनके 2 नंबर धंधे हैं। अगर यानी कि जो सच्चा इंसान होता है वो लड़ता है, भागता नहीं है। ये कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, भाई से बड़े तल्ख सवाल तो करने वाले। वो जो है ना वो कहीं पर टिक नहीं रहे, ठीक है ना। टिके तो समझ में आए ना यार, ये सच्चे लोग तो नहीं भागते, वो तो सामने रह के लड़ते हैं। और कुरंगी के मसाइल इतने हैं और आज तक सवाए पैदागिरियों के अलावा कोई आवाज ही नहीं आई है। जबरदस्त। फिदा भाई आपसे सवाल है, पुलिस वाले क्यों डर रहे हैं इनसे? पुलिस वाले शुरू आपको कर देते हैं पुलिस रोड के पे, बारे में उनके मशहूर है 50,000 रुपए लेके चुप हो जाते हैं। पुलिस के बारे में मशहूर है। जी जी मातम हुआ, मातम का हुआ ना, बिल्कुल ऐसे ही है। 50,000 रुपए लिए चुप हो गए। मोटरसाइकिल चोरी हुई, मातम हुआ, मोटरसाइकिल ली, चुप हो गए। क्या है ये? कोई भी इदारा इस वक्त जो है ना सर मुखलिसी से काम नहीं कर रहा। अगर मुखलिसी से काम कर ले तो ये जो भी है बेज़ाब्तियाँ सामने नहीं आएंगी यकीनन। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कुरंगी में जो सहाफत हो रही है, पुलिस तो कुरंगी की फरिश्ता है। सिर्फ बस इनकी गाड़ी चोरी हो जाए, इनका मोबाइल छिन जाए तो उस वक्त ये जाग जाते हैं। बार दफा तो सर हमने ये भी सुना है कि इनके कुछ चोरी भी नहीं होता है, फिर भी क्योंकि और ये जाते हैं जाके ना एक उस एसएचओ को टेस्टिंग में रखते हैं कि जनाब अली मैं अगर ये तकाजा कर लेता हूँ तो ये एसएचओ साहब जो है मेरी जो है हुक्म की कितनी पजराई करते हैं, मुझे कितना नहीं करते तो oblige एहतजाज किया शुरू। जाता है, नहीं करा तो फिर एहतजाज शुरू कर देते हैं। अच्छा, इनमें देखें आज तक मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको ज़रूर शाया कर लीजिएगा। इन जितने भी साहिबान हैं इनका कोई कारनामा दिखा दें कि कभी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भाई ने जैसा कहा वहाँ क्या नहीं हो रहा है। इस वक्त सर आपको पता है हर महकमा वहाँ पर करप्शन में के डूबा हुआ है, ख्वाह वो बल्दियाती हो, ख्वाह जो चेयरमैन साहिबान आए हैं ये इन्होंने भी इस तरह के लोगों को रखा हुआ डाउट। वो क्या करते, दबंग कार्रवाइयाँ, दबंग। अब मुझे बताइए सहाफत में कहाँ से ये दबंग का लफ्ज़ आएगा? एक एसएचओ लगता है he is supposed to fulfill his duty, वो कोई दबंग करके हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। कोई चेयरमैन आ रहा है, आप उसको इंतखाब करके लाते हैं, उसको दबंग जी काम कर रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? वज़ात खुद सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती हो रही। बस लबे-लुबाब इसका ये होगा, आप जैसे लोगों ने चुप लगाई हुई है। मुसीबत ये है, ये सीनियर जो बैठे हुए हैं औरंगजेब भाई आप हो गए कि माशरे में बुरे जो है ना सर वो ज़्यादा नहीं है, अच्छों की चुप की वजह से क्या है उनकी एक मोनोपोली है। नहीं, अब बोलना शुरू हुए। औरंगजेब भाई, बात यह है कि इतलात है कि मुख्तसर मुझे बताइएगा, इतलात हैं कि एक जो सहाफ़ी हैं वो जो है ना हफ्ता बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, एक पैदागिर टीम है पूरी की पूरी। एक कोई सहाफ़ी है वो भी एक बहुत अच्छा हफ्ता दे रहे हैं, एक कोई सहाफ़ी है वो भी बहुत अच्छा हफ्ता दे रहे हैं। यानी जो जितना बड़ा पैदागिर है वो उतना बड़ा जो है बाइज्जत भी है। और वो उस पैदागिरी के पैसों से जो है अगर किसी को खाना खिला रहा है, चाय पिला रहा है तो वो बहुत बड़ा काम समझ रहा है, और वो रहनुमा बनना चाह रहा है सहाफ़ियों का। तो मुझे ये बताएं कि इस पे क्या लीगल एक्शन हो सकता है और हम कैसे इस पे कोई लीगल एक्शन कर सकते हैं और क्या होना चाहिए? देखें, बात ये है कि आपका जब किसी इदारे में अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें सैलरी वगैरह डिस्कस होती है, लेकिन ये जो सारे मामलात होते हैं ना हफ्ता देने के, महीना देने के, तो इसका लीगली कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और यही वजह है कि अवाम का इस्तेहसाल। सर हमने एक छोटा सा जिक्र किया था अपने इब्ने आदम चैनल पे, तो लोग तो हमसे राब्ता कर रहे हैं इनके एविडेंस लेके कि देखो ये हमारे प्लाट पे कब्जा किया है, कोई लेके घूम रहा है, इसने मेरे पैसे खाए हुए हैं। सारे वही मैंने आपको कहा, वो आपको एविडेंस मिलेंगे तो उस पर तो आप एक्शन ले सकते हैं। जो लोग बेचारे इनके जुल्म का शिकार हुए मुतासरा लोग हैं तो वो तो बिल्कुल सामने आए तो वो अदालत से भी रुजू किया जा सकता है। अच्छा राना भाई, बात ये है कि एक सहाफ़ी भाई वहाँ बैठे हुए थे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और कुछ सहाफ़ी कहते हैं किसी अखबार में, बड़ा अल्लाह करे ऐसा हो जाए, एक सहाफ़ी कहते हैं मेरी 75,000 रुपये तनख्वाह है, मैं पूरी प्रेस क्लब पे लगा देता हूँ। और एक जो ना
مختلف، ایک کہتے ہیں کہ میں بزنس مین ہوں، میں سپورٹ کرتا ہوں. اچھا، ایک کیا ایسا ممکن ہے کسی اخبار میں اتنی تنخواہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا ممکن ہو سکتا ہے، بڑے ادارے تنخواہ دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 75,000 روپये تنخواہ 75,000 روپये پریس کلب میں لگا رہا ہوں، تو اس میں زیادہ آ رہے ہوں گے، تو جب تو لگا رہے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. 75,000 لے کے 2 لاکھ روپے کما رہے ہوں. اب اس میں تو یعنی تحقیقات کی جائے تو پتہ چل سکتا ہے، یعنی کہ اگر 75,000 روپے مجھے مل رہے ہیں تو میں اس میں پیٹرول، گھر کا خرچہ، بجلی، گیس میں کہاں سے پورا کروں گا؟ 75,000 روپے کیا میں روڈ پہ رہ رہا ہوں؟ گھر نہیں ہے میرا. تو یہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے. یہ جھوٹ ہے سراسر. کوئی 75,000 روپے نہیں لگا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بس ایک مینو پہلی پلانے کے لیے یار میں اتنا کام کر رہا ہوں تاکہ اپنا انٹرسٹ دکھا سکیں. وہ جو عہدیداران ہے وہاں پر انٹرسٹ کس چیز کا؟ اس کا مقصد زمینوں کا انٹرسٹ وہ ہے جو ان کا آپس میں ذاتی مفادات ہیں. اچھا بھائی، قاری رستم صاحب، فدا بھائی بتائیں، جی سر پلیز. کیا ان پہ کوئی 9 FIR ہیں، 11 FIR ہیں گٹکے کی؟ کیا وہ سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ سر قاری رستم صاحب کے بارے میں تو یہ ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اور کیا سیاسی جماعت کا کارکن صحافی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو میجر ظاہر کرایا ہوا تھا، اور پھر اس کی کیا ہے تحقیقات ہوئی. تحقیقات ہونے کے بعد بڑی مشکل سے بقول قاری رستم کے یہ صاحب آ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے الزامات ہیں، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا. الزامات ہیں یا حقیقت؟ نہیں، حقیقت ہو گئی نا. کورٹ میں جانے تو حقیقت ہو گئی نا. ہم تو الزامات جب تک مبینہ طور پہ کہہ سکتے ہیں. کوئی اچھا، یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے سچا تھا جھوٹا تھا؟ تو سر وہ کہتے ہیں، پلان کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں قاری رستم صاحب کہتے ہیں جی میں انوالو ہرگز نہیں ہوں، اس میں میری انوالومنٹ نہیں ہے. صفدر نرائن صاحب کہتے ہیں جی قاری رستم صاحب نے فائر کیا، ان کے اوپر FIR کروایا اقدام قتل کا. اچھا، یہ تمام چیزیں. اچھا، قاری رستم کے جو بچے تھے 16 سال کے 15 سال کے، وہ بھی فائرنگ کرنے آئے تھے؟ وہ کہتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں یہ جو بی ٹیم، قاری رستم A ٹیم، یہ بی ٹیم یہ کہتی ہے کہ جناب قاری رستم صاحب جو ہے اپنے بچوں کو وہاں پر باقاعدہ اس لیے رکھتے تھے، ایک سیکیورٹی گارڈ کی شکل میں رکھتے تھے ان کو اپنے ساتھ، تاکہ کوئی بھی اگر حملہ آور ہو تو میرے بچے کم از کم مجھے بچا سکے. وہ کہتے جی آج قاری رستم کے ساتھ ایک بھی سو کال صحافی کوئی نہیں ہے. سر صحافی 180 میں مجھے بتائے نا کون ہے؟ تو یہ تو بتائے ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب میں کون صحافی؟ سر یہ تو دیکھیں، پریس کلب کراچی پریس کلب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ممبرشپ کھولیں. آدمی کی کیا ہے، جو بھی پرفارمنس ہے اس کے بیس جو ہے وہ ممبرشپ دے دیں. تو یہ چیزیں وہاں ہوتی ہے جہاں جو آپ کے گھر کا دروازہ بند ہوگا. اچھا، لازم بات آپ کہیں نہ کہیں جائیں گے. میں نے ٹائم لے لیا. تینوں حضرات سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کورنگی کے لوگ پاکستانی ہیں اور صحافیوں سے بھی محبت کرتے ہیں. بہت سے بچے ہوں گے جن کا صحافی بننے کا بھی شوق ہوگا. اس ساری صورتحال میں جو وہاں پر ہو رہا ہے، تو کیا میسج دیں گے کورنگی کے لوگوں کو آپ لوگ کہ وہ کس طرح کی صحافت کریں اور کس طرح سے اپنے پازیٹیو قدم جو ہے آگے لے کے چلیں؟ بات یہ کامران بھائی، ویسے تو صحافت پہ انگلیاں ہر طرف اٹھ رہی ہیں، لیکن کورنگی میں زیادہ برا حال. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہاں صحافت کا جنازہ پڑا ہے اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، تو یہ معاملات دیکھیں جیسے آپ نے ہمت کی ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے عوام ہی یہ جنازہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور وہ وقت جو نئے بچے صحافی بننا چاہتے ہیں وہ کیا طرز عمل اختیار کریں، کیا ایسا کام کریں جس کے لیے وہ معاشرے کے لیے مثبت، ملک کے لیے بہتر کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ دیکھیں تو اب وہ خاص شوق نظر نہیں آتا بچوں میں صحافت سے وابستگی کرنے کا یا لوگوں کے مسائل پہ بات کرنے کا. لیکن اب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار صحافت میں جائیں تو تھانے سے 500 روپے لے لیں، وہاں سے 1000 روپے لے لیں. تو اب زیادہ جو زور ہے نا وہ جو آنے والے لوگ ہیں، اور اس میں کہوں گا حکومت کا بڑا کردار ہے. جیسے یہ آپ کی جرائم کرائم جو ہیں وہ بے روزگاری کی وجہ سے بڑھتے ہیں، تو یہ صحافی بھی بے روزگاری کی وجہ ہو رہی ہے، یہ بھرمار ہو رہی ہے. یہ پوائنٹ آ گیا ہے اورنگزیب شہزاد بھائی کا، صحافی اس لیے بن رہے ہیں لوگ بے روزگاری کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ایک نکلتے ہیں 2 لوگ موٹر سائیکل پہ صبح گھر سے، اور وہ شام کو جو ہے تھانوں میں، ٹریفک چوکیوں میں، ٹاؤنز میں، سب جگہ گھوم کے شام کو 2,500-3 ہزار روپے وہ جمع کر کے آپس میں تقسیم اپنا گھر چلا لیتے ہیں. گھر چلا لیتے ہیں. چلیں گھر چلا لیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے، کیا کرے صحافی
बनने के शौक रखने वाले लोग। हैं। हर किसी के पास अपनी मोबाइल है, ठीक है, अगर मसले उजागर करने हैं रिलेटिव में तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर उजागर कर सकते हैं, ठीक है। रही बात सहाफत में, अभी सहाफत में तो कोई सैलरी दे नहीं रहा, आपने देखा कितने सारे इदारे बंद हो गए। सही, बंद क्या हो गए, लोग तो रक्षा चलाने पे मजबूर हो गए। ठीक जिस है। तरीके से डिफरेंट चैनल में रिपोर्टिंग करी, सब्जी की ठेले लगा रहे हैं, जिन्होंने वाकई सहाफत करनी है, उस पेशे को बचा के रखना है, वो लेकिन किस हद तक चले गए। सही और बात। यहाँ पर सहाफी बनने के लिए पैदागिरी का मैसेज, इसको रोकना होगा। आपने कदम उठाए, हम सब आपके साथ हैं इस कदम में। और कुरंगी की आवाम के लिए हम ये कहेंगे, एक यानी कि आए माशरे की सुधार के लिए अपना किरदार अदा करें, पीछे ना हटें, डरे ना कहीं पर भी। अगर देखें कचरा बड़ा हो, उसकी रिपोर्टिंग के लिए कोई इदारा ज्वाइन करके रिपोर्टिंग करें, ताकि जो अफसरान है उसके ऊपर एक्शन सोशल मीडिया लेके। एक बड़ा जबरदस्त सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया है, उसको प्लेटफॉर्म है, इस्तेमाल हर करें। किसी का मोबाइल है, वीडियो Facebook, बनाएं, YouTube, वायरल करें Instagram उसको, और बहुत सारी ऐसी ताकि applications लोगों तक जाए, वो वहाँ पर एक्शन हो। WhatsApp। अगर आप लोग ही नहीं बोलोगे तो आपके लिए कोई दूसरा घर वाला तो नहीं आएगा। बिल्कुल। पहले घर में तो लड़ाई खत्म कर लो, फिर बाहर वाले देखेंगे। बिल्कुल। बाहर वाले तो तमाशा देखेंगे। फिदा भाई आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा, देखें कि while there is a will there is a way कहते हैं अंग्रेजी में, कि उम्मीद तो दुनिया कायम है। आज हम चुप हैं, इसको इस स्ट्रीम लेवल पे मैं बजाते खुद नहीं उठा रहा हूँ। उसकी वजह ये है, मुझे वो जगह जो है ना सर, वो जगह बहुत प्यारी है, क्योंकि बकुल आपके की न्यू जनरेशन में से कोई मास कम्युनिकेशन करके, कोई अपनी अहलियत को उजागर करके क्या है आ जाता है इस मैदान में, तो कल को क्या है ये जगह नहीं मिलेगी दोबारा से। हम ये चाहते हैं जी कि ये जगह कायम व दायम रखें, मगर इसके अंदर जो कोएक्स हैं वो उसका खात्मा हो जाए, जो अपने आप को कहते हैं जी लेकिन हम, मस्जिद ज़रार तो तोड़ती जाती है ना। तो जरा सर ये उस जगह को, मस्जिदें जहाँ फायरिंग हो रही हैं, एक दूसरे को मारा जा रहा है, एक दूसरे के कपड़े उतारे जा रहे हैं, एक दूसरे के घरों पे हमले हो रहे हैं, एक दूसरे पे जाती हमले हो रहे हैं। ये आप इसको बजा तो फरमा रहे हैं, मगर इससे पहले 28 किराए साल पे ले लो ना, इतने पैसे, एक 75,000 दे रहा है, एक ने 1 करोड़ दे दिए, 28 साल, 25-30,000 रुपए पे तो आराम से 28 साल से पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो वो दूसरी जगह ले ले। नहीं 28 साल इससे पहले इस क्या था, जगह एक को आप बिल्डर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्डर जो है ना, बिल्डर साहब के यहाँ चला रहे थे, उस बिल्डर साहब की हिस्ट्री आप उठा के देखें सर, एक एसटी प्लॉट में उसने बड़ी इमारत कायम कर ली और उस जगह को घेर अच्छा, दिया। एक और बड़ा सुलगता जी। सवाल है, क्या चक्कर है, रेप के केस होते हैं, साहब ही आगे बैठे होते हैं छुड़ाने के लिए। तो ये तो आपने खुद आपने देखा लास्ट संदीप टाइम, गवाए ने मेरे माता आपकी की मेहरबानी अफजाई से की थी। आपने मेरे साथ दिया, मैंने उस पुलिस वाले के बेटे को, एसएचओ के बेटे 14 को दिन जो के है, बाद सर वो FIR हुई, फिदा भाई उनसे लड़ रहे थे। मैं कहूँगा लानत है ऐसे साथियों पे। उस दिन भी कहा था, रिकॉर्डिंग में कहा था लानत है। फिर कहता हूँ, एक मासूम बच्ची जिसके होंठ तक काटे गए थे, इतनी ज्यादती, रेप हुआ था उसके साथ, और उस पुलिस को भी डूब के मर जाना चाहिए। 14 घंटे से ये फिदा साहब वहाँ पर लड़ रहे थे, वो 8-10 साफी उसको छुड़ा रहे थे, सिर्फ अपने 2 पैसों के लिए, और ये लड़ रहे थे कि मुकदमा हो तो मुझे खुद ऑफर हुआ था, मुझे खुद ऑफर किया मैं गया जब था, वहाँ गया, कोई और नहीं था ऑफर करने वाला, वही जो सो कॉल्ड मैंने साफी। गुलाम नबी मेमन साहब से बात की रास्ते में। फिर जब उनकी कॉल आई तो मैंने SHO को दिखाई, बेटा ये सस्पेंड हो जाएगा तू अब। तो फिर वो FIR हुई। ये हालत है कुरंगी की कि मजलूम पे जुल्म हो जाता है, अगर वो बासर है तो लोग उसकी फेवर में आगे ढीले मारना शुरू कमरे में आपकी बात काटूंगा, मुझे पता है वहाँ की डायनेमिक्स क्या? का अर्ज क्या है पता है। वहाँ का सहाफी कल का क्या था, किसी पार्टी का टाउट था, वहाँ उसको उस तक रसाई नहीं थी। आज उसको किसी न किसी इदारे ने क्या किया, कार्ड थमा दिया। थमाने के बाद जी आज वो समझ ले, अब वो पार्टी अगर उनको रोजाना जो है ना सर, रोजाना के बिना पे पैसे दे दें, उसको उसके लिए काबिल कबूल है ही नहीं। वो इस चीज को तरजीह दे देगा, कार्ड लेके थानों में जाके डराऊं पुलिस वालों को, ट्रैफिक वालों को डराऊं, ये तमाम चीजें बिना किसी परफॉर्मेंस के। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है पुलिस के लिए भी। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने उस्ताद औरंगजेब शहजाद भाई का। औरंगजेब शहजाद भाई को ये एजाज़ हासिल है, बोलना नहीं चाहिए, बल्कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि औरंगजेब शहजाद भाई वो शख्सियत है जिन्होंने मेरी पहली खबर जो है मुझे लिख के दी थी। मुझे खबर बनाना नहीं आती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस खबर चलाने के बाद जो मुल्ज़िमान थे, अगवा बराए तावान और कत्ल के मुल्ज़िमान थे, उनको 2-2 दफ़ा फांसी की सज़ा दी गई थी। तो आज भी वो जेल में, उन्हें अभी तक फांसियाँ नहीं हुई, और इस बात को भी 18-20 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ उस अल्लाह का, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से इसी तरह के जो है काम लेता रहे कि हम अल्लाह की मखलूक के काम आए। बुराइयाँ मेरे में भी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है, इन भाइयों में भी बहुत सारी होंगी, लेकिन हमें, हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें औरंगजेब शहजाद भाई जैसे लोग और दीगर जो हमारे सीनियर लोग हमें ऐसे मिले कि हमारी मुस्बत रहनुमाई हो गई। तो नई जो सहाफ़त में आने वाले लोग हैं वो ऐसे सीनियर लोगों से ज़रूर सीखें
फैज़ भाई जैसे हो गए और अपने फिदा भाई जैसे लगे रहते हैं, जद्दोजहद में लड़ते रहते हैं। ये भी एक जज्बा है, किसी और के लिए लड़ना यही बड़ी बात है। तो मैं इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, शहजाद भाई का, फिदा भाई का, फैज़ भाई का, कि इन्होंने मुझे वक्त दिया। लेकिन आखिरी सनसनीखेज चीज़ जो है मैं आपको बताकर जो है इजाज़त चाहूँगा, ये मामला भी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे पास बहुत कुछ है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको मैं दिखाऊंगा कि जिन गुटखा फरोशों से ये डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के सहाफ़ी, मैं पहले बता रहा हूँ नाराज़ कोई ना हो मेरे से। देखिए वहाँ जितने लोग हैं ना, सहाफ़त से एक तरफ करें आप, मेरे सारे भाई हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। जब तक मेरी इज़्ज़त करेंगे मैं भी करूँगा, जिस दिन मेरी इज़्ज़त नहीं करेंगे मैं बदल जाऊँगा। डरता तो मैं भी नहीं हूँ ना, वो मेरे से डरते हैं। लेकिन अगर आप सहाफ़त को ऐसे गंदा करोगे तो मैं आपको बेनकाब करूँगा, ये आपसे मेरा वादा है। इब्ने आदम बना ही इसीलिए, बहुत से लोग बेनकाब होंगे। तो गुटके वाले मैं आपके सामने पेश करूँगा, जो भारी भत्ता देते रहे और लाखों रुपए जो है लोगों ने कमाए। कौन उसका बीटर था, कौन जाके पैसे लेता था, ज़मीनों पे कहाँ कहाँ कब्जे हुए, कौन कौन इन कब्ज़ों में शामिल है। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कब्ज़ा ग्रुप जो कुरंगी में मुतहर्रिक हैं, ये सारे सनसनीखेज इंकशाफात जो है ना अगली एक साथ में आने वाले हैं। अगर एक हद लाइन क्रॉस करोगे ना, किसी का चलो घर चल रहा है, मैं शायद बर्दाश्त कर लूँगा, खुले लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, किसी का घर चल रहा है, वो कोई 500,000 किसी से ले रहा है, बर्दाश्त कर लूँगा। हदें क्रॉस करोगे, अल्लाह की मखलूक को तंग करोगे, तो इब्ने आदम आपकी राह में रुकावट बनेगा। तो अगली एक साथ आप ज़रूर देखिएगा और इब्ने आदम को आप देखते रहें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे भी। और ये जो मेरे मेहमान हैं दोबारा भी इंशाल्लाह मेरे साथ होंगे और बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। अगली किस्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने